नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जहांगीर एनकेएस बायोलॉजी परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी। लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। बेटा, मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप लोग जो देख रहे हो, विद्यार्थीगण जो भी मेरे साथीगण हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सोचते होंगे कि सर का वीडियो बहुत छोटा है। मैं यहाँ पर कम टाइम में जितना ज़्यादा जो या कंटेंट है वो आपकी आंखों से निकल जाए वो यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आप लोगों के पास में भी बहुत ज़्यादा क्या है, टाइम की कमी है। तो हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को और आंखों से गो थ्रू हो जाए ताकि वो कंटेंट हमारी आंखों से निकल जाए। तो मैं एनसीईआरटी की वही लाइनें आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी वीडियो मेरा एक आध वीडियो ही 40 मिनट के आसपास गया होगा। मोस्ट ऑफ द वीडियो आपके जो हैं 20 से 30 मिनट के बीच में है। तो यही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि इसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे जो टॉपिक है, हम देखा जाए तो आधा टॉपिक बायोलॉजी का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, आपके हौसला ही मेरे लिए एक बूस्टर डोज का काम करता है। यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो मैं वीडियो और कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि आप ही मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपके एनर्जी से ही मैं यहाँ वीडियो अपलोड कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, पार्ट 4 एनवायरमेंटल स्टडीज। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे कौन कौन से टॉपिक थे, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए इधर इससे पहले ही मैंने आपको ये पढ़ाया है जस्ट बायो जियो केमिकल साइकिल। आज हम यहाँ पर ये भी हम पढ़ चुके हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन हमारे पास में कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और मृदा प्रदूषण है। यहाँ पर सारे नहीं हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हैं हम वही डिस्कस करेंगे। प्रदूषण होता क्या है? अवांछनीय परिवर्तन, जैविक अभिलक्षणों या रासायनिक या भौतिकी जो एक अवांछनीय परिवर्तन है वही क्या होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। पर्यावरण में जो यदि एयर है, जितनी एयर जिसका जितना परसेंटेज है वो नॉर्मल परसेंटेज में है तो कोई एयर पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन किसी का ज़्यादा है किसी का कम है और हानिकारक गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट है तो एयर क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। देखिए इधर पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण व इसको संरक्षण करने व हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1986 में। अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी की लाइन याद रखना कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 86 याद रखना, कब लाया गया? 86 में लाया गया। देखिए वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड जो है, उसके अनुसार 2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास के आकार के कणीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन जो है कंट्रोल, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो पार्टिकल की साइज है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, बहुत छोटे हैं। इससे बड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत छोटे हैं तो वो कहाँ चल जाएंगे, रेस्पिरेशन के थ्रू, सांस के थ्रू, वायु के थ्रू कहाँ चल जाएंगे, लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद में ये हमारे लिए डिजीज कोज करेंगे। तो इससे ज्यादा छोटी साइज वाले पार्टिकल हमारे लिए हानिकारक होते हैं, अधिक नुकसानदायक होते हैं। सांस अंदर लेने पर ये सूक्ष्म कणीय पदार्थ फेफड़ों के भीतर चले जाते हैं और इनसे जैसे श्वास उत्तेजना, शोथ या फेफड़ों की क्षति या अकाल मृत्यु भी हो सकती है। खासकर महानगरों में स्वचालित वाहन वायुमंडल प्रदूषण के लिए प्रमुख कारण है। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज जैसे कि दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटीज की बात की जा रही है। जैसे जैसे सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती है यह समस्या अन्य शहरों में भी पहुंच रही है। स्वचालित वाहनों का रखरखाव उचित होना चाहिए, उसमें शीशा रहित पेट्रोल या डीजल का प्रयोग होने से उत्सर्जित प्रदूषकों की मात्रा कम हो सकती है। याद रखना, जो पेट्रोल और डीजल जो यूज कर रहे हैं उसमें लेड का अमाउंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल में लेड के अमाउंट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। उत्प्रेरक परिवर्तक कैटालाइटिक कन्वर्टर में कीमती धातु प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम तत्व लगे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैटालाइटिक कन्वर्टर
में कीमती धातु कौन कौन सी, प्लेटिनम एंड पैलेडियम और रेडियम लगे होते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। किसमें, कैटालाइटिक कन्वर्टर में। ये परिवर्तक स्वचालित वाहनों में लगे होते हैं। कौन से, ऑटोमेटिक जो व्हीकल हैं, जो विषैले गैसों के उत्सर्जन को क्या करते हैं, कम करते हैं। और जैसे ही निर्वात उत्प्रेरक परिवर्तक से होकर गुजरता है तो हाइड्रोकार्बन और जल में बदल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, कैटालाइटिक कन्वर्टर है। तो यहां से जो भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो यहां से गई है, ये इसके थ्रू जाएगी और ये कैटालाइटिक कन्वर्टर इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन, वाटर और CO2 और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रहा कैटालाइटिक कन्वर्टर, गाड़ियों में लगाया जाता है, यहां फ्यूल डाला जाता है, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इसमें कन्वर्ट कर रहा है हानिकारक गैसों को हाइड्रोकार्बन और जल में बदल देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जिससे क्या होगा, अब यहां पर देखो, जिससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। उत्प्रेरक परिवर्तक युक्त मोटर वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीसा युक्त पेट्रोल उत्प्रेरक को क्या करता है, अक्रिय कर देता है। तो आप कैटालाइटिक कन्वर्टर तो डाल दो, लेकिन ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या कर रहा है, जो हानिकारक गैसें हैं उनको कम करके शुद्ध गैसों में एक तरह से बदल रहा है, ज्यादा हानिकारक गैसों में नहीं बदल रहा है। लेकिन कैटालाइटिक कन्वर्टर कब काम कर पाएगा, जो पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं वो लेड रहित होना चाहिए, उसमें शीशा नहीं होना चाहिए। यदि शीशा होगा, शीशा मतलब यहाँ पर लेड होगा, तो कैटालाइटिक कन्वर्टर काम नहीं कर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। कैटालाइटिक कन्वर्टर कब काम करता है, लेड की एब्सेंस में। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया था, लेकिन 1987 में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन करना कि नॉइज भी क्या एक वायु पोल्यूशन है और शोर एक अवांछनीय उच्च स्तर की ध्वनि होती है। नॉर्मल से ज्यादा डेसिबल का साउंड क्या होता है, हमारे लिए शोर का काम करता है। जल प्रदूषण, विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, सरिता नदी व ज्वार उन्मुद्र एस्चुरीज और महासागरों में जल प्रदूषित हो रहे हैं। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने 1974 में 1974 में, ये वायु प्रदूषण से अधिनियम से भी पहले का है, वो तो कब आया 1986 में, ये कब आया 1974 में। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया है ताकि हमारे जल संसाधनों को संशोधित होने से बचाया जा सके, प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वैसे तो अर्थ पर बहुत सारा वाटर है 70%, लेकिन सारा पानी पीने का नहीं है, पीने लायक ओनली हमारे पास में बहुत कम अमाउंट है, 1 से 2% ही हम मान के चल सकते हैं। उद्योगों के अपशिष्ट जल में प्राय विद्यमान कुछ विषैले पदार्थ में जलीय खाद्य श्रृंखला जैसे कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये समझना, व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन। पदार्थों में जलीय खाद्य श्रृंखला जैव आवर्धन कर देता है। खाद्य श्रृंखला वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अमाउंट बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर अविषाक्तता की सांद्रता में वृद्धि होना। इसका कारण यह है कि जीव द्वारा संग्रहित अविषैलु पदार्थ उपापचित या उत्सर्जित नहीं हो सकता और इस प्रकार यह अगले उच्च स्तर पोषण स्तर पर पहुंच जाता है और यह परिघटना पारा व DDT के लिए सुविदित है। अब ये जैव आवर्धन क्या है, यदि हम बात करें यहां उद्योगों से निकलने वाला ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जिसका डाइजेशन भी नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे वो अमाउंट कहाँ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से जो
अमाउंट है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म में जाएगा। इस तरह से वो अमाउंट धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में उसका बढ़ता जाएगा। किसका? नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस का। तो ये बात बोल रहा है किसके लिए? पारा और डीडीटी के लिए ये सुविदित किया गया है कि किस तरह से ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। श्रृंखला जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कर सकते हैं और जैव आवर्धन का तात्पर्य है क्रमिक पोषण स्तर पर अविषाक्तता की सांद्रता में क्या होना? वृद्धि होना। जीवों द्वारा संग्रहित अविषैलु पदार्थ उपापचयित या उत्सर्जित नहीं होते। कौन से? जैसे डीडीटी और पारा, ये क्या अपचयित नहीं हो रहे, डाइजेस्ट भी नहीं हो रहे और उत्सर्जित भी नहीं हो रहे। अब इनको जो ऑर्गेनिज्म खाएगा ना तो इनडायरेक्टली उनकी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे कि छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, तो वो डीडीटी ना तो उनकी बॉडी से बाहर निकला और ना ही डाइजेस्ट हुआ, तो वो अमाउंट डायरेक्टली उनकी बॉडी में क्या हो गया? बढ़ जाता है। जलीय खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का जैव आवर्धन दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया है? देखिए यहां पर, ये हमारे पास में एक डायग्राम है। यहां पर डीडीटी जल में 0.003% था। कितना था बेटा? 0.003%। अब यहां पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको बड़े ऑर्गेनिज्म प्राणी प्लवक खाते हैं। जल में है ये, प्राणी प्लवक में कितना हो गया? ये 0.004 हो गया। अब इनको किसने खाया? छोटी मछली ने खाया, तो यहाँ 0.05 हो गया। बड़ी मछली ने खाया तो 2 pm हो गया, ppm हो गया। इन बड़ी मछलियों को किसी और पक्षियों ने खाया तो 25 ppm हो गया। तो डीडीटी का अमाउंट क्या हो रहा है? देखो, डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को भी नुकसान पहुंचाती है। देखिए इधर क्या हो रहा है। इस प्रकार क्रमिक पोषण स्तर पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ जाती है। यदि जल में यह 0.03 ppb पार्ट्स पर बिलियन से आरंभ होती हैं तो अंत में जैव आवर्धन द्वारा मत्स्य भक्षी पक्षियों में यह बढ़कर कितनी? 25 ppm हो जाती हैं। और पक्षियों में डीडीटी की उच्च सांद्रता का कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है। पक्षियों में कैल्शियम का क्या नहीं होगा? डाइजेशन नहीं होगा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण अंड कवच एग शेल पतला होता है और समय से पहले ही अंडा फट जाता है, जिसके कारण पक्षी समष्टि बर्ड पॉपुलेशन यानी इनकी संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। अंडरलाइन कर लीजिए, डीडीटी के कारण कैल्शियम जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जिसका डायरेक्टली इफेक्ट बर्ड के एग पर पड़ता है और बर्ड के एग पहले ही क्या होते हैं? फट जाते हैं और उनकी समष्टि में पॉपुलेशन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। अब प्लास्टिक अपशिष्ट जो जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जाना चाहिए। देखिए, बेंगलोर में प्लास्टिक की बोरी उत्पादन करता 57 वर्षीय अहमद खान ने प्लास्टिक अपशिष्ट की सतत बढ़ती हुई समस्या का एक आदर्श हल ढूंढ लिया है। वह पिछले 20 वर्षों से प्लास्टिक की बोरियां बना रहे हैं। लगभग 8 वर्ष पहले उसने महसूस किया कि प्लास्टिक अपशिष्ट एक वास्तविक समस्या है। उसकी कंपनी पुनर्चक्रित परिवर्तित प्लास्टिक का पॉलीब्लेड नामक एक महीन पाउडर बनाती है। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लास्टिक का जो पाउडर है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीब्लेंड नामक एक महीन पाउडर बनाती है और इस मिश्रण को बिटुमिन के साथ मिश्रित किया जाता है। और बिटुमिन क्या है? एक टाइप का कॉल है जिसका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। अहमद खान ने आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ के संयोग से बिटुमिन और पॉलीब्लेंडम के सम्मिश्रण ब्लेंड का प्रयोग सड़क बनाने में किया है। अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बिटुमिन और पॉलीब्लेंड का सम्मिश्रण ब्लेंड सड़क बनाने में किया है। बनाते समय किया तो पाया कि बिटुमिन जल विकर्षण का गुण बढ़ गया। इसके कारण सड़क की आयु 3 गुना अधिक हो गई। मतलब पानी को अट्रैक्ट ही नहीं कर रही। और पॉलीब्लेंड बनने के लिए एक कच्चे माल के रूप में किसी प्लास्टिक फिल्म अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए कचरा चुनने वाला को जगह पर 0.40 रुपीस प्रति किलोग्राम मिलता था। अब खान से यह उन्हें 6 रुपए प्रति किलोग्राम मिलने लगा है। ग्रीन हाउस प्रभाव।
अभी तक हमने यहाँ पढ़ लिया कि जैसे कि जो ठोस अपशिष्ट था, कौन सा, प्लास्टिक, उसका भी किस तरह से निस्तारण किया जाना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सन से आने वाली रेज वापस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ वायुमंडल की कवरिंग है जो वापस जाने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, और नीचे ही क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए सन से आने वाली रेज है और ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वापस से परावर्तित होने वाले को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटनाएं जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय ठंडा होकर -18 शून्य से नीचे रहता। अच्छी बात है एक तरह से तो, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए इधर ग्रीन हाउस प्रभावों को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह सबसे बाहरी वायुमंडल पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा का क्या होता। पृथ्वी की ओर से आने वाले सौर विकिरणों का लगभग 1/4 भाग बादलों व गैसों में परिवर्तित हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है बाहर की ओर, और दूसरा चौथाई भाग वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। लगभग आधा भाग सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर आता है। कितनी आ रहा है बेटा, हाफ, और उससे गर्म करता है किसमें, पृथ्वी को। और इसका इंफ्रा रेडिएशन कुछ भाग परिवर्तित होकर लौट जाता है। IR इंफ्रा रेडिएशन पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरणों के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरणों के रूप में, किसमें, इंफ्रारेड के रूप में हीट को क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। लेकिन इसका केवल छोटा सा भाग, टाइनी फ्रैक्शन ही अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। ये जो गैसें हैं, मीथेन, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, ये वापस से जाने वाले अमाउंट को क्या कर रही है, वहीं रोक रही है। इंफ्रारेड अमाउंट जो बन रहा था उसको रोक लेती है, जिसके कारण इन गैसों के अणु मॉलिक्यूल ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं और इसका अधिकतर भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और फिर इससे गर्म करता है, किसको, पृथ्वी को। यह चक्र अनेकों बार होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह का और निम्नतर वायुमंडल गर्म होता रहता है। बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ रहा है देखा जाए तो, और ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कौन सी वाली गैस को, मीथेन को, CFC को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं इनका क्रम कि कौन से वाली सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले तो अपना है CO2, फिर है CH4, फिर है CFC और सबसे लास्ट में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्रम याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि जो इंफ्रारेड वापस से अर्थ से जानी चाहिए थी वो नहीं जा पा रही है और ये इसको रोक लेती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। समताप मंडल में ओजोन अवक्षय, समताप मंडल में ओजोन अवक्षय का मतलब क्या है कि यहाँ पर ओजोन का जो अमाउंट है ना, वो ओजोन लेयर सन से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, लेकिन ओजोन में डिप्लीशन होने से हानिकारक किरणें कहां तक आ रही है, अर्थ तक आ रही है। देखिए इधर आपने इसके पहले रसायन विज्ञान की 11th की पाठ्य पुस्तक में खराब ओजोन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि निम्नतर वायुमंडल सौरमंडल में बनती है और जिससे पौधों और प्राणियों को नुकसान पहुंचता है। वायुमंडल में अच्छा ओजोन भी है जो इसके ऊपरी भाग यानी समताप मंडल में है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों अल्ट्रावायलेट को अवशोषित करने वाला कवच का काम करता है। सजीवों के DNA व प्रोटीन खासकर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। अंडरलाइन कर लेना, सजीवों के DNA और प्रोटीन खासकर अल्ट्रावायलेट UV किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है। इस प्रकार यह पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए बेहद हानिकारक है, जिसको कौन रोक रहा है,
जिसको रोक रहे हैं कौन? ओजोन लेयर। वायुमंडल के निचले भाग से लेकर शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। डॉप्सन यूनिट डीओ में मापी जाती है। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनी रहती है और समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण भी होता रहता है। समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन व अवक्षय निम्नीकरण से संतुलन होना चाहिए। हाल ही में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन क्या हो गया है? बिगड़ गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको हम बोल रहे हैं ये O3 का डिग्रेडेशन कर रहा है और वायुमंडल के निचले भाग में उत्सर्जित CFC ऊपर की ओर उठता है और यह समताप मंडल में पहुंचता है और समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उस पर कार्य करती हैं जिसके कारण क्लोरीन परमाणु का मोचन होता है और क्लोरीन के कारण ओजोन का निम्नीकरण होता है जिनके कारण आणविक ऑक्सीजन का मोचन होता है और इस अभिक्रिया में क्लोरीन परमाणु का उपभोग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है और इसलिए समताप मंडल में भी जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जुड़ जाते हैं उनका ओजोन स्तर पर स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता रहता है। यद्यपि समताप मंडल में स्थायी और सतत प्रभाव पड़ता है, यद्यपि समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय विस्तृत रूप से होता रहता है, लेकिन यह अवक्षय अंटार्कटिक क्षेत्र में खासकर विशेष रूप से अधिक है। इसके फलस्वरूप यह काफी बड़े क्षेत्र में ओजोन की परत को पतली हो गई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे सामान्यतः ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहा जाता है। ठीक है, CFC के कारण जो क्लोरीन निकलता है वो ओजोन को तोड़ रहा है, ओजोन की लेयर को पतला कर रहा है जिसे हम ओजोन छिद्र बोल रहे हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पराबैंगनी B UVB की अपेक्षा छोटे तरंगदैर्घ्य वाले युक्त पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा लगभग पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, बस शर्त है कि ओजोन स्तर ज्यों का त्यों रहे। अल्ट्रावायलेट B जो है इसका अवशोषण नहीं होता, UVB का अवशोषण नहीं होता। इससे छोटी वाली जो तरंगदैर्घ्य वाले युक्त जो भी विकिरणें उनका तो क्या होगा? अवशोषण हो जाएगा, लेकिन UVB DNA को क्षतिग्रस्त करता है और उत्परिवर्तन हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है कि UVB किसको? DNA को क्षतिग्रस्त करता है और जिसके कारण उत्परिवर्तन हो सकता है। इसी के कारण त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं और इसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और विविध प्रकार के त्वचा कैंसर हो सकते हैं। आंखों का स्वच्छ मंडल कॉर्निया UVB विकिरणों को अवशोषण करता है। अंडरलाइन, ये क्या करना है? कॉर्निया UVB को विकिरणों को अवशोषित करता है और इसकी उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ हो जाता है, नुकसान होता है उसे, जिसे हिम अंधता या सोनो लाइमनेस या मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके उद्भासन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो मोतियाबिंद का कारण क्या है? एक तरह से कॉर्निया पर जो क्या है, अल्ट्रावायलेट B सनराइज है ना, जो अल्ट्रावायलेट B जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? कॉर्निया, जिसके कारण क्या हो रहा है? मोतियाबिंद हो रहा है। ओजोन अवक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन 1987 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा यहां से क्वेश्चन कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना ओजोन डिप्लीशन से संबंधित है। यह संधि 1989 में प्रभावी हुई और ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बाद में और कई अधिक प्रयास किए गए हैं। साथ ही यह प्रोटोकॉल में विकसित है और विकासशील देशों के लिए अलग अलग निश्चित दिशा निर्देश जोड़े गए हैं जिससे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य अवक्षयकारी रसायनों के उत्सर्जन को कम किया जाए। इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आगे भी मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।